अमेरिका का ना सिलेबस चलेगा ना एजेंडा चलेगा। चाइनीज प्लस रशियन एजेंडा झंडा डंडे के जोर पर नाफिज होगा। ये इलाका जिसका नाम जनूबी एशिया है ना, यहाँ करप्शन ही सिस्टम है। इंडिया टूट रहा है, इस बात को सर प्लीज डिफाइन कीजिए। इंडिया के अंदर के हालात जो है ना, तासुबात, वो इसके टुकड़े करने का बायस बन सकते हैं। जब आज़ाद हुए उस वक्त भी डेवलपिंग कंट्री थे, आज भी डेवलपिंग कंट्री है। मेरी विश है कि इंडिया तरक्की करे। क्यों सर? इंडिया इस खित्ते का ड्राइविंग इंजन है। आपने मूवीज के जरिए IPL करवा के T20 का टूर्नामेंट जीत के, अगर इस चीज का नाम तरक्की है, इसको सर्कस कहा जाता है। ठीक है सर। तो सर्कस में वो विन कर रहा है। मुल्क तरक्की तब करते हैं जब वहां पर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड लॉ एंड ऑर्डर हो। चाइना ने इसके साथ उन्होंने एंगेज क्या करना था, ये एंगेजमेंट एक होता है, मंगनी को भी हम कहते हैं। तो चाइनीज तो रिश्ता देख के ही ना कर चुके हुए हैं इंडियंस को कि तुम्हारा हमारा लेवल कोई नहीं है। पूरे के पूरे साउथ एशिया में सबवर्जन इस लेवल तक पहुंच चुका है कि अब इसको काउंटर कू कहा जा सकता है। पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं सर। जो प्रोटेस्ट हो रहा है अब आज़ाद कश्मीर है, इसका एक ही बड़ा मुद्दा है और वही मुद्दा जो है वो सारे मसले की जड़ है, अशराफिया की सहूलतें। जब भूखे एक जगह इकट्ठे हो जाए ना सर, भूखे यानी गरीब, तो शैतान वो इलाका ही छोड़ देता है, ये सोच के कि ये दिमाग अब वो कुछ सोचेंगे जो मैं भी नहीं सोच सकता। पाकिस्तान में बहुत सारी दुकानें बंद होने वाली हैं। वो सियासी जमातों की शक्ल में हो, जी सर, वो NGOs की शक्ल में हो। बड़ी बात कर दी सर वैसे आपने। ये नहीं, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं बड़ी बातें प्रोफेसरों ने नहीं करनी तो फिर तवीज़ आगे करने हैं। कश्मीर का इलाका चाइना के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। आज़ाद कश्मीर सर हमारा एरिया सर? नहीं, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। उसकी एक वजह है सर, इंडिया वाले ना अपने हद कद से ज्यादा पंगा ले बैठे हैं। तो वो फिर जब आप हर मामले में सर दिए रखे ना, वो फिर जड़े ताकतवर होंगे ने सिर ला देंगे ने। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान यासिर शाह। द WTI टॉक्स के एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमने मदऊ किया डॉक्टर मुनव्वर साबरी साहब को दोबारा से, ताकि हम इस बात पे डिस्कस कर सकें कि ये जो रीसेंट इश्यूज़ डेवलप हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, और ये हमें एक ऐसा रास्ता नज़र आ रहा है, ऐसा कोर्स नज़र आ रहा है कि अनकरीब ये मुल्क टूटने की तरफ जा रहे हैं। ये इस्तिलाह मैंने इसलिए ली है सर, आपका एक आर्टिकल था सर, बहुत पुराना, मैंने किसी वक्त में पढ़ा था, जिसमें आपने ये बात कही थी कि इंडिया टूट रहा है, और आपने 15 साल पहले तकरीबन ये बात की थी सर। इस बात को सर प्लीज़ डिफाइन कीजिएगा ताकि हम स्टार्ट ले सकें। एकेडमिक्स के अंदर ना, ये जब सदी शुरू हुई थी आज से 25 साल पहले सर, तो एक ट्रेंड आया था कि हम एकेडमिक्स या लिखने बोलने वाले मानते ही उनको हैं जो आने वाले टाइम का हमें बताएं सर। इसको बड़ा इंटरेस्टिंगली कहा जाता है कि हमें हिस्ट्री ऑफ द फ्यूचर बताएं, जो गुजर गया सो गुजर गया, हमें आने वाले टाइम का बताएं। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। इस वक्त चाइना एक सुपर पावर है और अमेरिका से कई मामलात में वो आगे जा रहा है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि सन 2001 में एक थीसिस हुआ MPhil का, उसका वाइवा हो रहा था और उस थीसिस का टाइटल यही था कि चाइना एक सुपर पावर बनेगा। तो एग्जामिनर ने आखिरी सवाल पूछा, उसने कहा जी क्या अमेरिका ये होने देगा सर? तो मैंने जवाब दिया था सर, क्लिंटन का दौर था जी। मैं पूरी बात बता देता जी सर। क्लिंटन ने अपने एक एडवाइज़र से पूछा कैन चाइना बिहेव एज एन एनिमी, तो उसके एडवाइज़र ने कहा इफ़ चाइना इज़ टेकन एज एन एनिमी इट कैन बिहेव एज एन एनिमी। इसी तरह पॉल कैनेडी की किताब थी प्रिपेयरिंग फॉर द 21st सेंचुरी। अच्छा, अब जो लोगों को बात हज़म करने में टाइम लगता है, चूँकि आपने ना कुछ ख्यालात अकीदे की तरह इस्टेब्लिश कर दिए होते हैं, जिस तरह ये एक अकीदा था तकरीबन पूरी दुनिया का, जिस पे एंड ऑफ हिस्ट्री भी लिखी गई कि यूरोप पर हमला नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। ये बात क्या आप करते हैं? अच्छा, आप मेरी बात को छोड़ दें, मैं आपको और दो बड़े नाम लेता हूँ। जी सर।
ओबामा तो छोटा नाम नहीं है। बिल्कुल। ओबामा ने जब मोदी पिछले दौरे पर अमेरिका गया तो ये ओबामा का कहना था कि इंडिया के अंदर के हालात जो है ना, तासुबात, वो इसके टुकड़े करने का बायस बन सकते हैं, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2, आज से तकरीबन फिर 3 या 4 साल पहले इंडिया का आर्मी चीफ, जी, अब आर्मी चीफ एक बला होती है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हालात ख़राब भी हों, दे आर सपोज टू पोर्ट्रे वी आर गुड, वी आर स्ट्रॉन्ग, राइट। उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी 2.5 महाजों पर लड़ने की सकत नहीं रखती। अच्छा। अब एक मुल्क का आर्मी चीफ ही एक बात मान जाए, अब मैं 2.5 महाज, लफ्ज़ बड़े ब्यूटीफुल, मतलब फैंटिसाइज करने वाले थे, तो उसने कहा जी एक महाज है चाइना, एक है पाकिस्तान, और उसने अपने मुंह से कहा था कि आधा महाज हमारे अंदर चलने वाली तहरीकें हैं। ये मैं उस वक़्त की बात कर रहा हूँ जब अभी मणिपुर नहीं हुआ था। अच्छा। जब अभी हिमाचल प्रदेश के इलाके पर इंडिया ने अपने नाम नहीं रखे थे, जब चाइना ने इंडिया का मज़ीद 4000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो राहुल गांधी कहता है उस पर कब्ज़ा नहीं किया था। ये उस वक़्त की बात है जब लद्दाख जो है, जो कश्मीर का हिस्सा चाइना के पास है, उसने वहाँ 2 या 3 इलाकों को अपनी काउंटी का मतलब होता है जिस तरह हम कहते हैं हमारी तहसील डिक्लेयर करके तो उसको चाइनीज नेम भी दे दिए थे। अब ओबामा तो गलत नहीं हो सकता, चले मैं अपना जो आर्ग्यूमेंट है उसके ब्लेम शिफ्ट करता हूँ, और जो आर्मी चीफ था आई गेस बिपिन रावत ही था, जो बड़ा कॉम्पिटेंट आदमी था। अब ये उस वक्त 2.5 महाज थे जी सर, अब तो 3 से 3.5 महाज की तरफ इंडिया जा चुका है। बिल्कुल। फिर अगली बात को ना एकेडमिक्स की, मतलब ख्वाहिश मेरी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, लाजमी बात है अगर इंडियन हमारे बहन भाई ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो सुनते ही हैं, तो उनको अच्छा ना लगे, लेकिन हकीकत है। बिल्कुल ठीक है सर। मैं इसको ना बड़ा प्रिसाइसली और एकेडमिक्स की रूह से CIA की रिपोर्ट से क्वालिफाई कर देता हूँ सर। अब CIA से तो बड़ा अदारा कोई नहीं है सर। CIA आज से 15-20 साल पहले ना अपनी एक रिपोर्ट शाया किया करता था जो मिल जाती थी, अब नहीं मिलती। बिल्कुल। उसमें ना वो पूरी दुनिया के मुतल्लिक कि दुनिया में टॉप के आलू पैदा करने वाले मुल्क कौन से हैं, टॉप में ज़्यादा ज़ुबानों वाले मुल्क कौन से हैं, टॉप के इंटरनली सबसे कमज़ोर मुल्क कौन से हैं, वो डाटा देते थे। जिसकी मदद से मुझे पहली दफ़ा पता चला था, आपके सुनने वालों की भी इस्लाह हो जाएगी, कि पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम नहीं है, ये दुनिया का 5वां बड़ा नहरी निज़ाम है। अच्छा। नहरी निज़ाम चाइना में भी है, नहरी निज़ाम इंडिया में भी है। अच्छा। नहरी निज़ाम ब्राज़ील में भी है। तो हम जज्बात में कह देते हैं कि पहला बड़ा। अच्छा, इस आइडिया को ना होमोजेनिटी इंडेक्स कहते हैं। जी, होमोजेनिटी। अच्छा, इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन तो होमोजेनिटी है, इसको यकसानियत का एक ना पैमाना कहते हैं। तो उन्होंने जो दुनिया के 5 बदतरीन मुल्क लिखे थे कि जिनका यकसानियत का पहलू या ताकत बिल्कुल ना होने के बराबर है, इंडिया उनमें से एक है। मिसाल दे देता हूँ। मिसाल ये है कि वो ये कहते हैं, और ये जियो पॉलिटिक्स वाले भी कहते हैं, जितना भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी कह रहे हैं, ये जियो पॉलिटिक्स, वो कहते हैं जिस मुल्क में जितनी ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाएं, जितने ज़्यादा मज़ाहब के मानने वाले हों, जितना ज़्यादा रीजनलिज्म पाया जाता हो, जितनी ज़्यादा नस्लें ज़्यादा पाई जाती हों, मज़हब के अंदर जितने फ़िरके ज़्यादा पाए जाते हों, उन ममालिक के अलहदा होने का खदशा हमेशा मौजूद रहता है। बिल्कुल। एक मास्टर स्ट्रोक होता है, केयरफुली जिस बात को समझें, कि अगर किसी मुल्क में गुर्बत है, और गुर्बत पता किस किस्म की, कि अगर तो पूरा मुल्क ही गरीब है। अच्छा। कि अपर क्लास आपको बादशाह वक्त की पता चलता है जी, वो भी सादा रोटी खाता है और इस तरह खाता है। अगर वो कहते हैं कि अगर बादशाह वक्त या उमरा के कुत्ते
वो खुराक खा रहे हों जो गरीब की अकलौती औलाद को मैसर ना हो, तो उस मुल्क को जब जहां कोई बड़ा मुल्क थोड़ा सा दखल अंदाजी करे, उसके जितने चाहे आप हिस्से और फिर मज़ीद हिस्से कर लें। अब भी अगर किसी को बात समझ ना आए तो मेरी हमदर्दी आपके साथ है। अब रही अगली बात सर। अब हम एक शोर सुनते हैं सर। फिर वही परसेप्शन की बात है कि जी इंडिया तो बहुत तरक्की कर रहा है। जी सर। इंडिया तो बहुत तरक्की कर रहा है। जिस तरह मोदी तक गया है, चलें जी वज़ीर आज़म साहब है, हम गए कह देते हैं। अमेरिका गए, उन्होंने कहा कि जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो इंडिया दुनिया की 10वीं बड़ी रियासत थी, आज इंडिया दुनिया की चौथी। अच्छा, अब वो कहते हैं जी हम तीसरी बड़ी रियासत बन जाएंगे। बिल्कुल। अब मैं इससे सादा नहीं कर सकूंगा बात को। मुझे एक बात बताएं, मसलन वो समझ लें कि जापान को क्रॉस कर गए, अभी इन्होंने करना है। जी सर। ठीक है, जापान की आबादी 13 करोड़ से कम है, ज्यादा नहीं। बिल्कुल ठीक। एक तरफ 13 करोड़ लोग हैं, एक तरफ 1 अरब 50 करोड़ लोग हैं, यानी एक तरफ 13 करोड़, एक तरफ 1500 करोड़। बिल्कुल। अब इसको चलें और सादा करते हैं, 13 दाया 130, जी सर। 13 को 11 से कर ले 141। अब एक तरफ एक फर्द कमाता है बिल्कुल ठीक। और दूसरी तरफ 13 लोग कमा के लाते हैं, और 13 लोग कहें कि हमने उतना कमा लिया है जितना वो एक बंदा कमाता है, तो हम भी दुनिया की ताकत हो गए। डज इट मेक एनी सेंस? यू जस्ट टेल। राइट। ठीक सर। अगली बात, तरक्की का लफ्ज़ लोग बोल देते हैं, पता नहीं होता। मुल्क पहले अमीर होते हैं फिर तरक्की करते हैं। अच्छा, इसमें पाकिस्तान से कंपैरिजन मैं नहीं कर रहा। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, बांग्लादेश में भी लोग कहते हैं जी तरक्की हो रही, नहीं। तरक्की होती है जो टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो। राइट। ये सिर्फ मुआशी तरक्की, इसको ये कहते हैं मुआशी नश्व नमा। राइट। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चलें आप लोग जस्टिफाई, आज जब आज़ाद हुए उस वक्त भी डेवलपिंग कंट्री थे, आज भी डेवलपिंग कंट्री हैं। पिछले 60, 70, 80 सालों में जिन मुल्कों ने तरक्की की है और उनके दर्जे बदले हैं, वो 3 मुल्क हैं। मैं क्लैरिफाई कर दूं, एक सिंगापुर है, एक जनूबी कोरिया है, और तीसरा वो है जिसका हर दूसरी बात में जिक्र आता है, चाइना। इसके अलावा दुनिया में कोई और मुल्क में मैं भूल ना जाऊं ऐसा नहीं है कि जिसका दर्जा बदला हो। सो इंडिया तरक्की नहीं कर रहा। ठीक है सर। आखिरी बात सर, अब इंडिया का मुकाबला है चाइना के साथ, इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन के अलावा भी सरहदी। वेस्ट वाले कहते हैं कि नहीं, आप फ्यूचर का चाइना है ये। अब चाइना अगर कमाता है ना 100 रुपया, तो इंडिया कमाता है 25 रुपए। आबादी इंडिया की चाइना से ज्यादा है। तो फिर ऐसे हालात में अगर आपने मूवीज के जरिए IPL करवा के T20 का टूर्नामेंट जीत के तो कहना है कि हम तरक्की कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए कोई दुआ करूंगा या कोई मुआलिज ढूंढूंगा जो आपका ज़हन ठीक कर दे। सर, इससे सर फर्दर एक और चीज़ मैं अक्सर नोट करता हूँ, जब आपकी पॉडकास्ट हमने लास्ट भी की थी तो इस बात पे बड़ी तनकीद हो रही थी कि आप जो इंडिया को टूटना बार बार अच्छा, कह रहे हैं। ओके देखिए यासर मियाँ, मैं आपको पूरे इख्तियार ही नहीं देता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके ज़हन में जितने क्रॉस क्वेश्चन इस हवाले से आ सकते हैं आप करें। मेरी विश है कि इंडिया तरक्की करे। क्यों? इंडिया इस खित्ते का ड्राइविंग इंजन है। जो कुछ इस खित्ते में, मसलन मुझे एक बात बताएं, इंडिया का बॉर्डर या करीबी बॉर्डर किन मुल्कों से लगता है? मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना। अब मुझे बताएं कोई एक मुल्क ऐसा बता दें जिसके लोग इंडिया से राजी हों। मैं हुकूमतों की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक बात है सर, जिसके लोग इंडिया से राजी हों। अगर इंडिया के अंदर सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ही होता, सुकून ही होता, तो ये जितने नेबरिंग कंट्रीज हैं, इन नेबरिंग कंट्रीज के और लोग जाते ना जाते हिंदू जरूर इंडिया जा चुके होते। बिल्कुल ठीक बात है सर। तरक्की की बात तो आप कर रहे हैं सर, जैसे उस पर सर मैं आता हूँ वैसे, लेकिन उससे पहले सर ये बता दें कि ये जो इंडिया टूट रहा है सर, ये आपका जो परसेप्शन, ये आपने एक रिपोर्ट की बात की सर, आपका जाती एनालिसिस कैसे है, कैसी चीज़ है कि जो उसको प्रेजेंट करेगी? मेरा एनालिसिस ही है ना, मैं
उसके मजबूत होने या कमज़ोर करने वाले हो। मैं तो प्रोफेसर हूँ, मैं तो पढ़ता हूँ। बिल्कुल सर। देखिए, झगड़ा बड़ा सिंपल है सर, लेकिन है बहुत बड़ा। बिल्कुल एशिया राइज करना चाहता है, ठीक सर, कर भी रहा है चाइना की शक्ल में। ठीक है। वेस्ट उसको रोकना चाहता है, अच्छा, दायरे रोकना चाहिए। बिल्कुल मेरी चौधर है, मैं क्यों चाहूँगा मेरे मुकाबले में यासर भी चौधरी बन जाए जी। ठीक हो गया। ठीक है। उसके लिए वेस्ट ने चाइना को आगे किया हुआ, इंडिया को आगे किया हुआ है कि चाइना को अंगेज करो। ठीक है सर। चाइना ने इसके साथ उन्होंने अंगेज क्या करना था, ये एंगेजमेंट एक होता है, मंगनी को भी हम कहते हैं। जी सर। तो चाइनीज तो रिश्ता देख के ही ना कर चुके हुए हैं इंडियंस को कि तुम्हारा हमारा लेवल कोई नहीं है। अब मैं आपको मिसाल दे देता हूँ सर, इंडिया और चाइना का बॉर्डर तकरीबन 4000 किलोमीटर का, राउंड अबाउट सर। और 4000 का 4000 अगर आप उसमें नेपाल को भी शामिल कर लें, वो सारे का सारा डिस्प्यूटेड है, बिल्कुल ठीक। उस पर कंसेंसस नहीं है। ऊपर अरुणाचल प्रदेश ले लें, आप भूटान पे आ जाएं, आप उत्तराखंड पे आ जाएं, आप कश्मीर पर आ जाएं। अब मुझे बताएं, जो राहुल गांधी है, जब वो क्लेम करता है कि चाइना इंडिया के 4000 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर मौजूदा सालों में कब्जा कर चुका है, तो इंडियन गवर्नमेंट उसका रिफ्यूज़ल क्यों नहीं पेश करती कि लाओ हमें जगह दिखाओ। वो पता क्या करते हैं, अरुणाचल प्रदेश जो उनकी रियासत है, वो हर साल कुछ ना कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर पत्थर लगाते हैं और ऊपर लिख देते हैं कि ये इलाका अब हमारा है। वो चाइनीज़ में लिख के तो चले जाते हैं। इससे भी आगे चले जाए, चाइनीज ने इंडिया की टेरिटरी के अंदर आके गांव तक तो बसा लिए हैं। जी सर। तो फिर अब जब आपका वो 4000 किलोमीटर, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख का इलाका है, 80,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का इलाका अरुणाचल प्रदेश का है। मोदी गया चाइना के दौरे पे, तो मोदी के दौरे को जब कवरेज मिल रही थी मीडिया पर, तो चाइना ने जो नक्शा पेश किया उसमें हिमाचल प्रदेश और पूरे का पूरा कश्मीर इंडिया के नक्शे में शामिल नहीं था। अब मुझे बताएं, इससे बड़ा क्लेम फिर वो और क्या करे। अच्छा, चाइना ने कोशिश की, इंडिया ने कोशिश की, ऑकस का मेंबर बना, क्वाड का मेंबर बना, लेकिन आगे चाइना है। अब आप अभी अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीरें हुई, अजलास हुआ सालाना, तो इंडियन वज़ीर ख़ारजा जो है, आज आके उसका तकिया कलाम और उसका परसेप्शन क्या थी, वो बिल्ड कर रहा था, टेरर टेरर टेरर, क्या जी, पाकिस्तान से टेररिज्म आता है। अच्छा, चलें इसी बात को ले लें, आप पिछले 5, 10, 15, 20 सालों का डाटा ले लें और देखें कि टेररिज्म की वजह से लोग पाकिस्तान में ज़्यादा मरे हैं कि इंडिया में मरे हैं, तो आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा। नंबर 2, अगर वो ये कहते भी हैं, इसको एक और रंग से लेते हैं कि जी पाकिस्तान हमारे यहाँ जिस तरह वो पहलगाम का लगाते हैं, तो उनको तो चाहिए अपनी एजेंसियों से रिजाइन करवा लें, नई फोर्सेस बना लें। वो हमसे 4 गुना बड़ा मुल्क है, तो फिर भी अगर 4 गुना छोटा मुल्क आपको डिसरप्ट कर जाता है, आप लोगों को तो चाहिए कि नए सिरे से सोचें, नए सिरे से बुनियादें रखें अपने अदारों की और लोगों की। बिल्कुल ठीक सर। अब जो मई में हुआ, कितने घंटे लगे, बिल्कुल सर, तो जाता रहा। फिर अब और पता नहीं था। हाँ, ये ज़रूर है कि मैक्सिमम म्यूज़िक वहाँ से आता है, फिल्में वहाँ से आती हैं, T20 के मुकाबले वहाँ पर होते हैं, T20 के टूर्नामेंट इंडिया ज़रूर जीतता है, वो भी फिक्स करके जीतता है। तो अगर इस चीज़ का नाम तरक्की है, इसको सर्कस कहा जाता है। ठीक है सर। तो सर्कस में वो विन कर रहा है सर, इस मसले को देखते हुए सर, मैं एक और चीज़ सर आपसे पूछूंगा। आप अक्सर एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं सर, सबवर्जन। ओके सर, सबवर्जन हमने तो सर दुनिया में हुकूमतें टूटते हुए, बनते हुए देखी हैं सर। सबवर्जन का सर जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये किस कॉन्टेक्स्ट में सर आप करते हैं? बहुत अच्छा वैल्यूड क्वेश्चन है सर। देखिए, जब तक वर्ल्ड वॉर 2 थी ना सर, तो उससे पहले जब हुकूमतें बनानी, अब भी जारी है कि हुक्मरान को उड़ा दो, अपोजिशन को सपोर्ट कर दो, तख्ता पलट दो, रजीम कर दो, चेंज कर दो, ये अब भी होता है। जब आपने लॉन्ग टर्म चलना हो, ये 5th जनरेशन वॉर है जी सर, और आपने उस मुल्क का कल्चर, यानी उसकी खुराक, उसकी ज़बान, उसका सिस्टम बदलना हो या तबाह करना हो,
तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो उस मुल्क के ख़ास ओहदों पर बैठे हुए लोगों की मदद से ही उस निज़ाम को तबाह कर देते हैं या बदल कर रख देते हैं। अच्छा यासिर मियाँ, एक बात याद रखिएगा, बड़ी सतूर हमेशा बैनुल सतूर कही जाती है। अब जो मैं जवाब दूंगा उसकी डिटेल मेरे से ना पूछिएगा। इस इंडिया, जब मैंने पिछले पॉडकास्ट में कहा था ना, तो उससे मेरी मुराद है साउथ एशिया। पूरे के पूरे साउथ एशिया में सब वर्जन इस लेवल तक पहुंच चुका है कि अब इसको काउंटर कू कहा जा सकता है। ठीक है, आई रिपीट, ठीक है, ये काउंटर कू हो चुका है कि ये इस तरह ना वेस्ले क्लार्क था तो वो गया पेंटागन, तो उसको कहा गया कि 5 सालों में 7 मुल्कों की, तो उसने कहा तो मुझे लगता है पॉलिसी कू हो गया। तो ये काउंटर कू हो चुका है। और सुनने वालों की सादगी के लिए, अब यहाँ का पर अमेरिका का ना सिलेबस चलेगा ना एजेंडा चलेगा, क्योंकि पहले वो अपने स्टाइल से इस मुल्क को चलाते थे। अब यहाँ पर एशियन या चाइनीज़ प्लस रशियन एजेंडा झंडा डंडे के जोर पर नाफिज होगा। सर ये आपने एक नई इस्तेलाह सर हमारे सामने रखी है, चाइनीज एजेंडा और डंडा। सर इसको सर वजाहत कीजिए। चाइनीज एजेंडा, झंडा और डंडा। सर देखिए, सादा बात करते हैं सर। दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे होते हैं कि उन ममालिक में ना कुछ करप्शन होती है। सर ये इलाका जिसका नाम जनूबी एशिया है ना, यहाँ करप्शन ही सिस्टम है। पुराने दौर में ना, अगर आपके घर में फ़ोन नहीं लगा होता था तो आप पड़ोसी का नंबर देते थे तो साथ लिख देते थे PP। उसको कहा जाता था पर्सन टू पर्सन या पर्टिकुलर पर्सन के, जी मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, या आपके पड़ोसी। उसकी एक ना इंटरप्रिटेशन ये की जाती थी कि PN टू प्रेसिडेंट। अच्छा, नॉट ओनली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, हर जगह पर करप्शन ही सिस्टम था, है। अब चाइना देख रहा है कि यार मैंने भी कोई अपना अलायंस बनाने हैं, मैंने भी अपना CPEC गुजारना है, तो उसके आगे सबसे पहले कमबख्त आ जाता है इंडिया। ऐसे ही है सर। अच्छा, अब उन्होंने किया क्या है? पहले तो उन्होंने नेपाल को धपकी दी, उन्होंने खड़ा कर दिया। नेपाल, आपको पता है नेपाल नया अपना नक्शा जारी कर चुका हुआ है, जिसमें उसने इंडियन इलाकों पर क्लेम किया कि जनाब हमारे दाएं और बाएं ये जो इलाके हैं ये हमारे हैं और आप छोड़ेंगे। पता उन्होंने कब किया? इंडिया ने अब ना एक नई बिल्डिंग बनाई तो अल्लाह की शान है, उन्होंने ना ग्रेटर इंडिया का एक नक्शा शाया कर दिया, जिसमें जनाब अफ़गानिस्तान तक के इलाके शामिल है सारे। तो उसके चंद दिन बाद ही नेपाल वालों ने कहा, जी आप ये क्या ग्रेटर इंडिया, वो अखंड भारत, आपके तो ये लिपू लेक और ये जो काला पानी, ये इलाके हमारे हैं। उन्होंने नक्शा अप्रूव करवाया और अगले दिन वो नक्शा जो है वो जारी कर दिया। अच्छा, अब जो चाइनीज़ है ना, वो चाहते हैं कि ये जो करप्शन का राज है ना, देखें एक दफ़ा ना एक पुलिस वाले के पास मैंने भी एप्लीकेशन रखी, तो SP था वो, तो वो कहते जी प्रोफेसर साहब आपके साथ ये जो हुआ है ना मुझे लिख दें। तो मैंने उसके आखिर पे एक लाइन लिखी, मैंने कहा जी इन वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए जितना हो सके मुझसे इंसाफ किया जाए। अच्छा। SP अपनी सीट से उठ के खड़ा हो गया, कहता प्रोफेसर साहब आपने ये क्या लाइन लिख दी है जी। मैंने कहा जी मुझे पता है पूरा इंसाफ आप कर ही नहीं सकते तो मैं कह रहा हूं जितना हो सके। अब देखें इंडिया, कुलदीप नैयर, 1 मिनट, छोटा नाम है, कितना बड़ा साफ। ठीक है सर। आज से को 8 साल पहले एक TV पर मेरा उसका आमना सामना हो गया सर। मुझे ना जिस तरह वो शेर के आगे किसी को एंकर कहता है, रिकॉर्डिंग हो रही थी कि जी कुलदीप नैयर आ रहा है, इससे 2 सवाल करें और सवाल ऐसे करें कि इसको लग पता जाए। मैंने कहा मेरा गला खुश्क हो गया कि कुलदीप नैयर से बात करनी है। बिल्कुल ठीक है। हमारी उम्र गुजर गई उसको सुनते पढ़ते। मैंने उससे यही सवाल किया था जो मैं आज रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा जी पाकिस्तान में तो एक ही टकोसला है कि जी जमहूरियत डिरेल हो गई, कभी हम अफगान वार में चले गए, कभी फ़िरका वारियत में चले गए। मैंने कहा कुलदीप साहब आपका मुल्क मुआशी तौर पर वहीं का वहीं क्यों खड़ा है?
एंड यू नो व्हाट डिड ही से? सर कहता नहीं बेहतरी आ रही है। मैंने दूसरा सवाल उससे पूछा अच्छा जिससे लोगों को पता चल जाएगा कि इंडिया बचेगा कि नहीं बचेगा। सर मैंने कहा सर इंडिया में जब भी फसादात होते हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं, सिख हिंदू लड़ पड़े, मुसलमान हिंदू लड़ पड़े, बुद्धिस्ट हिंदू लड़ पड़े, ईसाई हिंदू लड़ पड़े, मैंने कहा जी मुझे कोई ऐसी मिसाल दें कि मुसलमान सिखों से लड़े हों, सिख जो है वो ईसाई। कहता नहीं हो जाता। मैंने कहा जी कोई बड़ी मिसाल दे दें। एंड यू नो ये जो मैं कह रहा हूँ ये रिकॉर्डेड है, तारीख पर अवेलेबल है। ही सेड कि आपकी बात ठीक है। अच्छा। अब झगड़ा पता क्या, एक होता है वर्ल्ड ऑर्डर, सर एक होता है लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि ना तरतीब मुआशरे की ना बरकरार रहे, लोग आते रहें जाते रहें, कोई मुजाहरा ना हो। अब ये एक इंडियन मूवी का ही डायलॉग है जो मेरा पसंदीदा है। वो कहता है यार लॉ हो ना हो ऑर्डर रहना चाहिए, अच्छा यानी तरतीब रहनी चाहिए। अब जो मैंने कहा कि अमीरों के कुत्ते वो खुराक खाएं जो गरीबों की इकलौती औलाद ना खा सके, तो इन चीज़ों पर फिर चाइना की भी नज़र है। और मैं बड़े बैनल-सतूर एक और इशारा आपको देता चलूं कि प्री कंडीशंस पूरी हैं। अच्छा, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, कि ये जो करप्शन की देवी है ना सर, इससे छुटकारा पाने का टाइम आ चुका है। और मेरी बात याद रखिएगा सर, जमहूरियत हो या ना हो सर, मुल्क बचते तब हैं अगर करप्शन ना हो, और मुल्क तरक्की तब करते हैं जब वहाँ पर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड लॉ एंड ऑर्डर हो। ये नहीं है कि सिर्फ ऑर्डर हो लॉ ना हो। लॉ का मतलब पता क्या होता है? एक तो तारीफ वो है जो कानून वाले करते हैं। लॉ का जो हमें पढ़ाया गया था पॉलिटिकल साइंस में, लायन अवॉइडिंग रॉन्ग, लायन शेर, अच्छा, कि शेर को गलत करने से रोका जाए। अब वेस्ट वाले कहते हैं कि पूरे जनूबी एशिया में जो जमहूरियत है ये ख़ानदानी आमराना जमहूरी सिस्टम है। अच्छा, शेख मुजीब, उसके बाद उसकी बेटी, बिल्कुल ठीक, ये हसीना वाजिद है। इंडिया के अंदर नेहरू खानदान, इंडिया के अंदर 52 साल ब्राह्मण वजीर आजम रहे। पाकिस्तान के अंदर जो दो बड़ी पार्टियां खानदानी। अच्छा, अभी बाकी पार्टियों के अंदर गाजर मूलियां भर्ती की हुई हैं आपने। और जमहूरियत के मुंह पर सबसे बड़ा थप्पड़ ये होता है कि एक खानदान ही बार बार उसी का कोई ना कोई सिलेक्ट होता रहे। तो अब ये चेंज होने का, हाँ एक मैं बता दूं सर, अब जाहिर है मैं तो हालात को देख के तबसरा करूंगा ना सर, ये रेवोल्यूशनरी तब्दीली आती है सर, या एवोल्यूशनरी आती है, सर, ये आके रहेगी। रुकावट इसमें सिर्फ एक होगी सर, क्योंकि पहले यहां पर रूल करता था यूके, यूके निकल गया तो उसकी जगह आ गया यूएसए, राइट। बिल्कुल। देखना यह है कि वो अपना जोर लगा पाते हैं कि यही सिस्टम चलता रहे, कि चाइनीज लगा पाते हैं। लेकिन उनका अपना जोर अब खत्म होना शुरू हो गया है। सर, अमेरिका हो, यूके हो, इजराइल। आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ। 4 मुल्क एशिया के लिए बड़े क्रिटिकल हैं। 2 यू से शुरू होते हैं, 2 आई से शुरू होते हैं। यूआई, यूएसए, इजराइल, यूके, इंडिया। बिल्कुल ठीक है सर। अब ये इंडिया जो है ये उनके छोटे की तरह ना इस्तेमाल हो रहा है, और अब चाइनीज के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो इसको कट टू साइज का। अच्छा, हो सकता है अब्यूज्ड हो रहा है सर, अब्यूज्ड हो। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कोई इसके हिस्से बखरे करें, इसमें से इलाके। हो सकता है वो इसके अंदर निजाम को ही ऐसे तरीके से बदल दे कि पुराने वाला जो इंडिया है वो चीजें जो हैं वो उसमें से जाती रहें। सर, मेरा एक सवाल यहाँ पर आएगा सर जी, क्योंकि हमारी कंटिन्यूटी इसी तरफ जारी है सर जी। अब सर, करप्शन के निज़ाम के ऊपर बात की आपने, इंडिया के निज़ाम के ऊपर बात की, हर चीज़ पे बात हो गई सर। अच्छा, करप्शन के निज़ाम नहीं, करप्शन ही निज़ाम है सर। माजरत के साथ इसी बात की कंटिन्यूटी। पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं सर। देखिए, मुल्की हालात को देखते हुए वो कहते हैं कि ये नहीं देखना चाहिए कि क्या कहा, ये देखना चाहिए किसने कहा। और इसका एक अगला वर्जन भी है कि जब वो ये कह रहा था वो कब कह रहा था और कहाँ बैठा कह रहा था। अच्छा, तो आप कोई मेरी भी बचत का रास्ता खुला रखें, ये उसी की कंटिन्यूटी है जो लद्दाख में शुरू हुआ है। अच्छा, और अब मैं आपको बता दूं,
बड़ी बात कर दी सर वैसे आपने ये। नहीं, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं बड़ी बातें प्रोफेसरों ने नहीं करनी तो फिर तवीज़ आगे करने हैं, फिर क्या कर रहे हैं सर? फिर उसको वजाहत भी आपको देनी पड़ेगी सर। वजाहत मैं आपको दे रहा हूं कि कश्मीर का इलाका चाइना के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। आज़ाद कश्मीर सर हमारा एरिया सर। नहीं, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, उसकी एक वजह है सर। इंडिया वाले ना अपने हद कद से ज्यादा पंगा ले बैठे हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। ना वन वर्ल्ड वन रोड को मानते हैं, ना सीपैक को मानते हैं। तो उन्होंने दौलत बेग रोड भी बनाई है उस तरफ। जी। तो वो फिर जब आप हर मामले में सर दिए रखे ना, सिर दिता, वो फिर जड़े ताकतवर होंगे ने सिर ला देंगे ने। तो सर फिर पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग होगी सर। ब्लेसिंग सर। फिर ये प्रोटेस्ट तो सर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लेकिन आप प्रोटेस्ट की काज देखें क्या है सर। अच्छा, मैं आपको एक और हिंट दे देता हूँ। चलो फिर मैं कुछ दिन पॉडकास्ट करके कुछ छुट्टी कर लूँगा, ये भी ठीक है सर, लेकिन हकायक अगर बताएं तो सर ज़्यादा बेहतर होगा। ये जो प्रोटेस्ट हुआ लद्दाख में, जी सर, जो प्रोटेस्ट हो रहा है अब आज़ाद कश्मीर, इसका एक ही बड़ा मुद्दा है और वही मुद्दा जो है वो सारे मसले की जड़ है सर, और वो है अशराफिया की सहूलतें। जी सर। अशराफिया की तनख्वाहें, अशराफिया के मन माने फैसले सर। तो उस जो चीज़ फटा है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर एक मुल्क है, मसलन एक घराना है, एक घराने के मुआशी हालात अच्छे नहीं है, 10 साल का बच्ची भी समझ जाएगा कि यार मेरे पापा के हालात ठीक नहीं है, मैं इस साल ईद उन्होंने नई कपड़े पहने, अब बाबा जो है वो नया सूट पहने और बच्चों को ना मिले तो वो समझ आ जाएगा हमारा इस्तेहसाल हो रहा है। तो सर ये देखिए मेरी बात सुनिएगा, टूटने की तरफ तो बात नहीं जा रही। नहीं टूटने, आप इसे तब्दीली कह लें। 38 पॉइंट सर, बहुत बड़े पॉइंट्स हैं सर, 12 सीट्स रिजर्व। लेकिन बेसिक बात वही है सर कि ये जो अमीर और गरीब का जो फर्क है ना, इसको मैं आपको एक बड़ा ना सादा बात बता देता हूँ। इंग्लिश में कहते हैं कि व्हेन फ्लैटरर्स ज्वाइन टुगेदर डेविल गोज फॉर द डिनर, कि जब खुशामदी एक जगह इकट्ठे हो जाए ना तो शैतान खाना पीने चला जाता है। इसी का अगला वर्जन है कि जब भूखे एक जगह इकट्ठे हो जाए ना सर, भूखे यानी गरीब, तो शैतान वो इलाका ही छोड़ देता है, ये सोच के कि ये दिमाग अब वो कुछ सोचेंगे जो मैं भी नहीं सोच सकता। तो अब ये और कितना अरसा चलेगा सर? बिजली की कीमतें, खाने पीने की, अब फिर देखे ना, अब जब हर आए दिन खबर आ जाए कि जी 500 अरब की बिजली चोरी होगी, 300 अरब रुपए सिगरेट के टैक्स में चोरी हो गए, तो वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो रहा होता है। फिर वो मौके की तलाश होती है, फिर जैसे ही मौका मिलेगा तो वो प्रोटेस्ट होगा। और मैं आपको एक बात बताता चलूं, मैं पाकिस्तान और इंडिया के मुआशी हालात का कंपैरिजन तो किए नहीं, क्योंकि हमारा कंपैरिजन तो इस वक्त सिर्फ हम अपने आप से कर सकते हैं। मसलन आप मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान इस वक्त एक जंग लड़ रहा है कि या सीपैक से पीछे हटो, या इजराइल को मानो, या अपनी एटमी जो सलाहियत है उसको वापस करो। क्या ऐसा गलत हुआ पाकिस्तान में कि डॉलर 150 से 300 का चला गया? ये हुआ नहीं, ये करवाया गया बस। तो यही इंडिकेटर्स होते हैं जहां से आपको फिर बातें समझ में आती हैं। अब फिर वही बात है कि चाइनीज कहते हैं कि हमारे बंदे मरे, हमारा इतना कुछ हुआ, हमने डैम बनाए, हमने सड़कें बनाई, हमने ग्वादर पोर्ट जो है वो गुड़ियां डालने के लिए तो नहीं बनाई, हमने जहाज लेके आने हैं वहां से। तो ये क्या चल रहा है? अब हो क्या रहा है? इंडिया उसमें ना अफगानिस्तान के रास्ते वो वहां पर दर अंदाजी करता है। बिल्कुल ठीक सर। मैं आपको एक और बड़ी मीनिंगफुल बात बता दूं, मैं नाम नहीं लेता, बंदे का बदनाम हो गया हुआ है, उसने एक बात बड़ी कर दी, उसने मेरे लिए आसानी पैदा, नाम ले ही लें सर, गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या, उसका वीडियो था, तो पता नहीं उसको कैसे ख्याल आ गया, कहता है जब तक अमेरिका के अंदर आग नहीं लगेगी बाकी दुनिया में आग लगी रहेगी। ये उसने एक ऐसी हकीकत बयान कर दी जो कि मेरे दिल के तो बड़ी करीब थी, लेकिन इस तरह का फिक्रा कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप जाके चेक करें, उसने कह दी। अब उसका मतलब क्या था कि आप अपने घर के मसाइल हल नहीं कर रहे, लेकिन बाहर की दुनिया को मसाइल में। अब जो वेस्टर्न पावर्स हैं इंक्लूडिंग यूएसए, वो इंटरनली इतनी प्रॉब्लम्स में आते जा रहे हैं कि उनकी सकत ख़त्म हो गई है कि वो दुनिया के अंदर फंडिंग करें। और जो मैंने सिलेबस का क्या मसला, पाकिस्तान में बहुत सारी दुकानें बंद होने वाली हैं,
वो सियासी जमातों की शक्ल में हो, जी सर, वो NGOs की शक्ल में हो, वो आपके थिंक टैंक्स हों, ये जो हों। हालांकि हमारे पाकिस्तान में थिंक टैंक तो सिर्फ टैंक वाले ही हैं, ऐसे उन्होंने जो सोच लेना है वही होना है। तो ये सारे जो दाल रोटियां चल रही हैं ना, ये बंद होने वाली। चूंकि अच्छा, मेरी एक बात और याद रखिएगा, सर, अगर इसी तरह चलता रहा, देखें जी, होने को कुछ भी हो सकता है। भक से आपको एक दिन पता चलेगा कि डॉलर जो है ये तो एक कागज का टुकड़ा रह गया, क्योंकि वो इतना बड़ा गैम्बल कर रहा है ना अमेरिका, आप सोच नहीं सकते। उनका कर्जा, उनकी मुआशी हालत, उनका जंगी बजट। ट्रंप की कुछ बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। उसने कहा ये जंगी वजारत क्या, ये दफा की वजारत क्या, जंगी वजारत ऐसे ही है। तो वो टाइम अब ना करीब आता जा रहा है। राइट सर, राइट सर। सर अब सर लास्टली सर कंक्लूडिंग लाइंस भी सर कुछ अता कर दें। देखिए, बात ये है, नेपोलियन मेरा एक बड़ा फेवरेट कैरेक्टर है। सही है सर। लोग अपने तरीक़ों से ना उसके फ़िक्रे को बोलते रहते हैं। उसने अब कितने 100 साल हो गए, उसने एक फ़िक्रा कहा था जो मैंने अपनी थीसिस में लिखा था। उसने कहा था, चाइना इज़ अ स्लीपिंग जायंट, यस सर, व्हेनेवर इट वेक्स इट विल रीशेप द वर्ल्ड। इसका दूसरा वर्जन ये है कि हु एवर गेट्स इट अवेकन विल फील सॉरी। तो वो शेर जो है ना, वो जाग पड़ा हुआ है। जी सर। देखिए, चीन एक मुल्क नहीं है, चीन एक बरे आज़म है। ऐसे ही है सर, बरे आज़म है। बिल्कुल ठीक। चाइना की जो मिडिल क्लास है सिर्फ, वो यूरोप की पूरी आबादी से ज़्यादा है, आपको पता है। अब हमारे यहाँ तो है ना कि कंपनियां बंद करके जा रही हैं, तो चाइना जाके जो भी कोई कारोबार इन्वेस्ट करता है उसको पता होता है यार दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट तो खुद है। बिल्कुल ठीक। अब सवाल ये है कि कोई बहुत बड़ी अनहोनी ना हो जाए, अदरवाइज अब चाइना का मंशूर मर्जी, जिसको मैंने एजेंडा झंडा कहा, उसका टाइम आ चुका है। और उसका ये ज़रूरत मार्ग जहाँ से वो खा रहा है, उसको अपने औस पड़ोस में अमन चाहिए। और उसके औस पड़ोस में जो सबसे बड़े ख़तरे हैं, उन ख़तरों में एक है इंडिया। फिर कभी कभार आप देखें ना, अफ़गानी भी कोई ना ऊट पटांग सी हरकत कर देते हैं, तो वो फिर वही बात है कि वो चाहते हैं कि दुनिया में हमारा सिर्फ सूप ही मशहूर नहीं, तो कुछ और भी मशहूर हो। तो अब जो उन्होंने सोप यानी साबन बनाया है ना, वो कहते हैं अब हम ऐसा साबन लगाएंगे कि करप्शन की मैल जो है ना, ये हमने उतार देनी है। सर आपका बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, ये थी हमारी डिस्कशन डॉक्टर साहब के साथ। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने ख्यालात का कमेंट्स में लाजमी इज़हार कीजिएगा, सवालात भी पेश कीजिएगा, ताकि अगले पॉडकास्ट में उसको हम पेश कर सकें। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।